तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से नहीं होंगे, उसी में आपकी भलाई है। दोस्तों आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ फील किया होगा, बहुत कुछ लोगों से सीखा होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी इन टोटल जितना भी आपने जो भी कुछ किया अब तक अपनी ज़िंदगी में, क्या आपने कभी ये ख्याल का तसव्वुर किया है कि ये सब मुझे एक किताब के अंदर एक किताब की शक्ल देनी चाहिए इस मेरी पूरी ज़िंदगी को, जो मैंने इस ज़िंदगी से सीखा है और क्या सीखा है आपने, उसको मुझे एक किताब के अंदर लिखना चाहिए। अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक शख्स ने किस तरह बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ देखा और सुना और उससे सीखा, और फिर सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि उस किताब के 10 किताबें लिखी और अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक नया मोड़ क्रिएट किया, एक नया मोड़ बनाया और एक नया वे ऑफ लर्निंग बनाया, एक नई जगह बनाई जहाँ पे वो लोग सीख सकते हैं, अपना स्कूल बनाया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्लेटो की। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम प्लेटो की लाइफ के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपको प्लेटो की लाइफ, फिलोसफी और उसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में डिटेल में जानना है तो आप ये वाली वीडियो ओपन करके इस वीडियो को देखने के बाद आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा किस तरह से रिपब्लिक लिखी गई, क्यों लिखी गई और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पूरे जो 10 के 10 वॉल्यूम है उसके बारे में, पहले वॉल्यूम में क्या था, दूसरे वॉल्यूम में क्या था। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो रिपब्लिक के जो 10 वॉल्यूम है उसको पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। ये शॉर्ट समरी है, मतलब इतनी तवील समरी नहीं होने वाली। मैं खाली आपको बताऊंगा कि क्या था आइडियल स्टेट, क्या था कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस बुक। और जो है अगर आपको कल को कोई भी सवाल करता है कि रिपब्लिक क्या है, क्यों है और क्या बुक है, क्या कॉन्टेक्स्ट है उसका, तो आप इजीली उसका जवाब दे पाएंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर हमें द रिपब्लिक को पढ़ना है या समझना है उसकी समरी, तो सबसे पहले हमें समझना होगा उसके ऑथर के बारे में थोड़ा सा। उसने उस हालात में बुक लिखी, वो हालात कौन से थे और ये बुक उसने लिखी क्यों। तो प्लेटो प्लेटो जो है 428 और 427 बीसी के अंदर पैदा होता है एक अमीर ख़ानदान के अंदर। उसका जो ख़ानदान होता है वो एथन की जो पॉलिटिक्स है, सियासत है, उसके अंदर जो है एक्टिव होता है, उसके अंदर उनका जो है पार्ट होता है। अब कुछ अरसे बाद जो है वो फिर सोक्रेटिस से मिलता है, ये सब चीज़ें होती है जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताया है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि एथन के अंदर जो है जब एक वॉर चलती है और वो एथन जो है, जो यूनान है एथन, वो हार जाता है। अब जब वो हारता है तो एथन के अंदर एक और हुकूमत आती है जिसका नाम होता है द स्ट्रीट टायरेंट, मतलब भूखे और प्यासे दुश्मन, प्यासे जो भी है मारने वाले सेसनर, उनकी हुकूमत। उसके बाद जो है वो हुकूमत चलती है और बहुत से लोगों को मारती है, बहुत से ज़्यादा तशद्दुद करती है, लेकिन दोबारा से डेमोक्रेसी जो है बहाल हो जाती है, वो दोबारा से आ जाती है। अब प्लेटो इस ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखता था जिस घराने में जो है सियासत, मज़हब, ये सारी चीज़ें चलती रहती थी, डेली बेसिस का बायस था। लेकिन प्लेटो को तब जो है डेमोक्रेसी से नफ़रत हुई जब उसके उस्ताद सोक्रेटिस को जो है फांसी का फंदा होम लोग पिलाया गया और उसे जो है मार दिया गया। सोक्रेटिस की बायोग्राफी भी आप मेरे चैनल पे जो है देख सकते हो, डिटेल में मैंने बताई है। तो प्लेटो जो है इन सारी चीज़ों को देखता है, इनको एनालाइज करता है और फिर कहता है कि जो डेमोक्रेसी है ये काम नहीं करने वाली, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है ख्वाहिशात की एक पाबंद है, ख्वाहिशात की सियासत है। ये कोई जो है एक स्टेट को चला नहीं सकती, जो कि जिस तरह से एरिस्टोटल कहता था, द मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। तो उसके बाद जब प्लेटो जो है अपना स्कूल क्रिएट करता है, अपना स्कूल बनाता है द अकेडमी के नाम से, तो वहाँ पर बैठकर जो है बुक लिखता है द रिपब्लिक। इसके 10 वॉल्यूम है। अब ये बुक जो है कोई भी आम से बुक की तरह नहीं है जिसके अंदर एक स्टोरी टेलिंग हो या कोई ऐसा, मतलब एक ड्राई सूखी सी बुक नहीं है। इसके अंदर है एक लाइफ जो है, सुकरात है, प्लेटो के भाई है, और एक दूसरे से डायलॉग कर रहे इस बिहाफ पर है। अब प्लेटो के सबसे पहले बुक के अंदर कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि सोक्रात और प्लेटो का जो बड़ा भाई है वो दोनों जो है ग्लूकोन
वो दोनों एक बंदी फेस्टिवल, जो एथन का मजहबी फेस्टिवल होता है, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ से जब ये लोग आ रहे होते हैं तो प्लेटो का बड़ा भाई उसे कहता है कि चलो मेरे घर पे चलो, मेरे अब्बा आपसे मिलने चाहते हैं, मेरे वालिद साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुकरात उसके साथ चल पड़ता है। सुकरात वहाँ पर जाता है और जो है वो लोग बैठक बना के बैठ जाते हैं। एक बैठक के अंदर एक, जैसे कि हम करंट एरा में एक होटलों पे बैठते हैं चाय का चस्का मारते हुए, एक दूसरे से बातें करते हैं, उसी तरह वो बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। सुकरात कहता है बुक का जो है, बुक के अंदर डायलॉग के, कि जो इंसाफ है वो क्या है। प्लेटो का जो फादर है, वालिद है, वो कहता है कि इंसाफ मेरे ख्याल से अच्छाई करना है और जो अमानत है वो लोगों को लुटाना है। सुकरात कहता है कि नहीं। प्लेटो का वालिद कहता है कि किस तरह से नहीं, मतलब यही तो इंसाफ है कि अगर किसी ने मुझे ये बुक दी है तो ये मैं उसे लुटा दूँ। सुकरात कहता है चलो लेट सपोज मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि एक शख्स है, उसने आपको जो है बहुत सारे वेपन्स दिए, मतलब बंदूकें दी, गन दी। अब वो शख्स जो है पागल हो चुका है और पागल की हालत में दोबारा आपसे आता है और कहता है कि मेरी बंदूकें वापसी दे दो, तो क्या आप उसे वो बंदूकें दोगे या नहीं। उसी वक्त जो है प्लेटो के जो वालिद साहब है वो जो है खामोश हो जाते हैं। फिर प्लेटो का जो दूसरा भाई है वो कहता है कि इंसाफ मेरे ख्याल से वो है कि अपने दोस्तों के साथ अच्छा बिहेव करना, अच्छा वसूल करना, अच्छा जो है रहना, और अपने दुश्मनों को जो है उनके साथ बुरा करना। सुकरात कहता है कि ये भी नहीं है। फिर सुकरात कहता है कि अगर तुम जो है दूसरों के साथ बुरा करते हो, जो तुम्हारे दुश्मन है, और अपने के साथ अच्छा करते हो, तो कल को अगर तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा अपना कोई दुश्मन बन जाए तो फिर क्या करोगे। और गंदगी जो है, बुराई करना इंसान के जो नेचर है, हमारी जो सोल है, रूह को गंदा बनाती है। फिर प्लेटो का एक और बड़ा भाई कहता है टेरी नोट और ऐसा, वो कहता है कि इंसाफ इंसाफ कुछ भी नहीं है। इंसाफ जो है वो है अमीरों के लिए है इंसाफ, के गरीबों के ऊपर हुक्मरानी करना। इंसाफ ये है कि अमीर जो है उसको जो है वो रूल बनाता है, वो लॉ बनाता है, वो लोगों के लिए डिसीजन लेता है, और गरीब उसी चक्की के अंदर पिसते रहते हैं। फिर सुकरात कहता है कि नहीं, ये भी इंसाफ नहीं है। फिर यहाँ से वॉल्यूम 2 स्टार्ट होती है। ये वॉल्यूम पहले का जो है फर्स्ट बुक का जो वॉल्यूम है उसका हो है। अब इसे चैप्टर वाइज भी समझ सकते हैं। दूसरे के अंदर जो है फिर ग्लूकोन जो फेस्टिवल के अंदर सुकरात के साथ किया था और उसका अच्छा दोस्त था, वो कहता है कि अच्छा तुम बताओ, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, उसके बिहाफ तुम बताओ इंसाफ क्या है। ग्लूकोन ज़रा सा चालाक होता है। ग्लूकोन कहता है कि अगर एक शख्स है, उसको जो है एक जो है अंगूठी मिली, और वो अंगूठी के अंदर एक ऐसी ताकत है कि उस अंगूठी को पहनने के बाद जो है इंसान गायब हो जाए। और इसी तरह अंगूठी एक शख्स को मिली, और काइलोन उसका कुछ ऐसा नाम बताता है वो, क्योंकि मेरी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होती तो मैं नाम को रिमेंबर नहीं करता, मैं सीधी स्टोरी टेलिंग पे बात करता हूँ। अब वो रिंग पहनता है और वो जाता है, बादशाह को मारता है और रानी के साथ शादी कर लेता है, और हुकूमत पे जो है हुक्मरानी कर लेता है। तो ग्लूकोन कहता है कि अगर इस तरह की जो अंगूठी है अगर हर इंसान को मिल जाए तो हर इंसान जो है अपने अमल खुद करेगा, मतलब आज़ाद होगा, उसे इंसाफ की ज़रूरत नहीं होगी, और कोई बेइंसाफ़ी करेगा। अब ये बातें तवील चलती है और फिर जो है वॉल्यूम 3 स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर द आइडियल स्टेट की कहानी शुरू होती है। सुकरात कहता है कि अगर हमें जो है इंसाफ को समझना है तो हमें जो है एक एम्पायर बनाना होगा, एक स्टेट बनानी होगी, एक सिटी, शहर, जो भी आपके लिए, मतलब एक मुल्क बनाना होगा। वो कहता है चलो एक मुल्क है, उसके अंदर जो है बहुत से लोग रह रहे। अब हमारे पास ना डेमोक्रेसी है, ना टेपोक्रेसी है, ना जो है आर्क्रेसी है, ना मोनार्की है। अब हमें जो है एक ऐसी चीज़ चाहिए जिससे हम अपनी कंट्री को चला सके, अपने मुल्क को चला सके। तो ग्लूकोज कहता है कि चलो तुम बताओ हम किस तरह से ये वो कर सकते हैं। ये सारी बातें प्लेटो की है, ये सुकरात ने नहीं की, वो बस डायलॉग के बेसिस पे ये लिख रहा होता है। वो कहता है कि हर इंसान की जो है रूह 3 हिस्सों पे, जिसे वो द ट्रिपेस्ट सोल कहता था, प्लेटो उस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उस पे होती है। और उसी बिहाफ वो जो है ना इस आइडियल स्टेट को 3 हिस्सों में तकसीम करता है। पहला हिस्सा होता है जो सबसे पहला हिस्सा गार्डियन रूलर्स होता है, जिसे आप फिलोसोफर किंग्स भी
कह सकते हैं और प्लेटो ने भी कहा था। दूसरा है एक्सेलरीज जो कि आर्मी और ये हो गया। तीसरा है प्रोड्यूसर जो कि किसान खेती बाड़ी करते हैं और जो मजदूर है वो हो गए। सुकरात कहता है, सुकरात के डायलॉग में जो प्लेटो लिखता है कि जो सबसे पहले है हमारे पास प्रोड्यूसर, जो किसान है, सारे मजदूर है, वो सारे है, वो जो है एक मुल्क को चला रहे। अब उस मुल्क को चला रहे, लेकिन अब हमें चाहिए आर्मी जो उस मुल्क को बचा सके। चलो उसकी जो मैशियत है वो प्रोड्यूसर से आ जाएगी, लेकिन हमें चाहिए कि उस मुल्क की हिफाजत कर सके, तो एक्सिलरीज आ गए। फिर जो है एक लोगों कहता है कि हमें एक और बंदे चाहिए जो कि उस कंट्री को जो है वहाँ पे रूल बनाए, इंसाफ का काम करे। वो कहता है कि गार्डियन रूलर्स होंगे, फिलोसोफर किंग्स होंगे। तो ग्लूकोन कहता है कि अच्छा ये हो गया, लेकिन ये सब काम कैसे करेगा, इसकी जो फंक्शनैलिटी है, जो सब कुछ है, वो कनेक्टेड कैसे होगा। तो सुकरात कहता है कि चलो मैं बताता हूँ। सुकरात कहता है कि सबसे पहले है प्रोड्यूसर जो कि बच्चे पैदा करेंगे और किसान ये सब कुछ मजदूरी करेंगे। उन बच्चों में से जो है हम जो है उस बहुत से बच्चों का जो है एग्जाम लेंगे, मतलब एक टेस्ट लेंगे। उस टेस्ट के अंदर जितने बच्चे पास होंगे उन्हें जो है हम जो है सेकंड प्रोड्यूसर कैटेगरी में रखेंगे। फिर उन बच्चों का टेस्ट लेंगे, उसमें से जो है अगर जो बच्चे पास होते हैं, मतलब जो फिज़िकली फिट हो, फिज़िकली मतलब वो हो, उनको जो है लेंगे। उसके बाद उनका एक और टेस्ट लेंगे जो कि थर्ड टेस्ट होगा। उस टेस्ट के अंदर इम्तिहान होगा, उसके अंदर जो है जो बच्चे पास करते हैं उनको हम जो है एक अलग जगह पर रखेंगे, और जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको एक अलग जगह पर रखेंगे। अब जो बच्चे फेल हुए हैं उन्हें जो है सिर्फ पोइट्री, म्यूज़िक और जो मतलब करेज की चीज़ें होती है ये सिखाएंगे, जैसे कि किस तरह से वॉर लड़नी है, किस तरह से जंग करनी है, तलवारबाजी, ये सब सिखाएंगे। उनको जो है अलग अलग के वो कैंप में रखेंगे, मेल फीमेल सबको एक ही कैंप में रखेंगे, और उसमें से फिर जो बच्चे फिज़िकली फिट हो जाए, बड़े हो जाते हैं, मतलब जो एडल्ट हो जाएंगे और उनमें से जो है कोई फिज़िकली इलनेस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो उनको जो है फिर एक्सिलरीज जो आर्मी है उसकी कैटेगरी में रखा जाएगा, उन्हें वो जॉब दी जाएगी। अब जो प्रोड्यूसर है और जो जितने भी बाद में बचे, मतलब जो पैरालाइज है, किसी के हाथ काम नहीं कर रहा, पाँव, आंखें ख़राब हो गई, जो भी है, उन्हें प्रोड्यूसर की कैटेगरीज में रखा जाएगा, उन्हें भगा दिया जाएगा। और यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड जो बच्चे पास हो चुके हैं, आई मीन जो तीसरा इम्तिहान देने थे वो जो पास हो चुके हैं, उन्हें जो अलग कैटेगरी में रखा था, अलग जगह पर, उन्हें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी और फिलोसफी, हिस्ट्री, पोइट्री और हर चीज़ उन्हें सिखाई जाएगी, ताकि उन्हें जो है फिलोसोफर बनाया जाए। और उनको जो है एक ट्विस्ट है उनके अंदर कि वो जब बड़े हो जाएंगे, मतलब 17 साल के, 18 साल के, 19 साल के, तो वो लोग शादी नहीं कर पाएंगे और शादी नहीं करेंगे। वो जो है उन्हें और इम्तिहानों से आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, और जो शख्स जो है सारे इम्तिहान पार कर लेगा, जो शख्स और जितने भी लोग, तो उन्हें जो है फिर गार्डियन रूलर्स वो उस कंट्री को रूल करेंगे। अब जो गार्डियन की अगर बात करें फिलोसोफर किंग की, तो उनको जो है बहुत चीज़ें सिखाई जाएंगी। उनकी ज़िंदगी सिर्फ किताब, थोड़ा सा खाना, किताब, थोड़ा सा खाना, सोना, बस यहीं तक महदूद रहेगी। इसके अलावा वो ना शादी कर सकते हैं, ना कोई घूमने फिरने जा सकते हैं, ना बाहर दोस्त बना सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हें अकेला रखा जाएगा अलग अलग रूम के अंदर, और उन्हें जो है मतलब एक रोबोटिक टाइप का सीन होता है, अगर मैं अपनी ज़बान में कहूँ तो। फिर आता है एक्सिलरीज। एक्सिलरीज का क्या होगा कि वो शादी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ रह नहीं सकते। मतलब प्लेटो कहता है अपनी बुक के अंदर के सुकरात के ज़बान के, सुकरात के कॉन्टेक्स्ट में, डायलॉग में, कि जो एक्सिलरीज के बच्चे होंगे वो शादी करेंगे, वो खाना भी अच्छा खाएंगे, वो अपनी ऐशो फ्रेंडशिप भी करेंगे, ऐशो अयाशी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब उनके बच्चे होंगे तो उनसे जो है उनके बच्चे छीन लिए जाएंगे। जो फिलोसोफर किंग्स होंगे उनके बच्चे छीन लेगी, और उन्हें फिर अलग उसमें रखा जाएगा। उनको भी फिर वही टेस्ट पास करने होंगे, और जो उस हद तक पहुंचता है वहां तक पहुंचेगा, और अगर जो नहीं पहुंचता है उसे एक्सिलरीज और प्रोड्यूसर के कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। हाँ, हद तक कि
ये है कि इसके अंदर जो है बाद में जो एक्सेलरीज है वो अपने बच्चों से फ्यूचर में मिल सकते हैं, अपने मतलब जब वो बड़े हो जाए उनसे मिल सकते हैं। तो ये थी एक्सेलरीज की कैटेगरी फंक्शनैलिटी। अब बात कर देते प्रोड्यूसर की कैटेगरी। तो प्लेटो कहता है कि प्रोड्यूसर जो है उनको एज अ ख्वाहिश, जो रूह की जो थर्ड फॉर्म है, ख्वाहिशात की फॉर्म, उसमें रखा जाएगा। वो शादी भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे, खाना भी खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, कम खाएंगे, शराब भी पिएंगे, हर वो चीज़ करेंगे जो एक ख्वाहिशात का भूखा, लस्ट का भूखा, जिस्मानी शिद्दत और उसका भूखा, और जो मतलब आम इंसान करता है वो करेंगे। लेकिन उनके ऊपर भी जो है बहुत सी संगीन जुर्म, उन्हें जो है लॉ को फॉलो करना होगा, कानून को फॉलो करना होगा। तो ये थी दोस्तों द रिपब्लिक की तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी उसके अंदर जो वॉल्यूम्स है उसके अंदर ये थी द रिपब्लिक की द आइडियल स्टेट। अब उम्मीद है कि वो समझ आ गया होगा। मैं आपको शॉर्ट के अंदर बता देता हूँ कि सबसे पहला है गार्डियन किंग्स जो कि उस स्टेट को रूल करेंगे। दूसरा है एक्सिलरीज जो कि आर्मी होगी उस कंट्री की, उस शहर की आर्मी होगी, जो उस आर्मी के जो बॉर्डर के ऊपर खड़ी होगी वो होगी। तीसरी होगी आम लोग, प्रोड्यूसर, जो किसान हो गए, मजदूर हो गए, ये लोग होंगे। और ये तीन कैटेगरीज के अंदर उसने उसको डिवाइड किया है। और जो फिलोसोफर किंग है उनकी तो बेचारों की वाट लग गई, वो ना शादी कर सकते हैं, ना बाहर घूम सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, बस एक कमरे के अंदर जो है चार दीवारी के अंदर चुपे बैठे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, खाते रहेंगे, सोते रहेंगे। हाँ, जब वो जो किंग बन जाएंगे, फिलोसोफर किंग बन जाएंगे, उसके बाद उनको जो है थोड़ी सी आशय और अयाशिया जो है फराहम की जाएगी। लेकिन उनसे पहले जो है उनसे पहले जो भी ज़िंदगी होगी उनकी, वो इसी दौर के अंदर कटेगी पिटेगी जो भी है। अब जो है ये तो छठे वॉल्यूम के जो है जिसके अंदर उसने द आइडियल स्टेट की बात की। ये मैंने अपनी एरिस्टोटल की बुक के अंदर भी कहा था, जब मैं एरिस्टोटल की द उसकी पॉलिटिक्स और द रिपब्लिक की कंपैरिजन कर रहा था। तो ये प्रैक्टिकली जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये आइडिया अच्छा है। आइडिया मतलब किसी हद तक जो है स्टोरी टेलिंग में, और जो मतलब फ्यूचर में जब डेमोक्रेसी हमारे पास नहीं होगी तो हम इसे एडोप्ट कर सकते हैं। जब अगर आप चाइना को देखो तो चाइना ऑलरेडी इसी को एडोप्ट कर रहा है, उनकी वन पार्टी रूल है। उनका भी यही है कि सबसे मेन, फिर उसके बाद नीचे लोग, फिर उसके बाद जो है प्रोड्यूसर, आम जनता। चाइना भी जो है द रिपब्लिक को फॉलो कर रहा है। इस वजह से जो है बहुत सी तनकीदें उनको देते हैं लोग, अमेरिका उन्हें तनकीद देता है। चाइना जो है डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करता, अमेरिका करता है, पाकिस्तान हो गया हमारा, ये इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, और भी बहुत सी कंट्रीज है वो डेमोक्रेसी फॉलो करती है। लेकिन प्लेटो के लिहाज से और एरिस्टोटल और सोक्रेटिस जो था, सुकरात था, उसके लिहाज से डेमोक्रेसी एक अच्छा वे ऑफ रूलिंग नहीं है। ये एक जो है मुंतज़म तरीका नहीं है किसी भी स्टेट को जो है रूल करना, उस पर सियासत करना। क्योंकि इन तीनों ने जो है दरअसल डेमोक्रेसी को ख्वाहिशात की हुक्मरानी का कहा है। क्योंकि हर इंसान अपने फ़ायदे के लिए, उसके पास ताकत होती है, वो अपने फ़ायदे के लिए जो है कानून बनाता है और अपने फ़ायदे के लिए कानून को तोड़ता है। अब जो वॉल्यूम 7 के अंदर प्लेटो लिखता है, उसने एक एल्गेरी दी, एल्गेरी ऑफ केव, जो कि आपने बहुत इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर सुना होगा। अब ये किस तरह से इसके साथ कनेक्ट होती है? प्लेटो कहता है कि अपनी बुक के अंदर जो एरिस्टोटल जो है प्लेटो और सुकरात का जो डायलॉग हो रहा होता है उसके अंदर, कि अगर जो है हम ये स्टेट बनाते हैं तो इस स्टेट का मकसद क्या है, क्यों बनाना है हमें। मतलब अगर हमने द रिपब्लिक के अंदर जो है छठे और पांचवें और चौथे वॉल्यूम के अंदर देखा आइडियल स्टेट के बारे में, तो जो ग्लूकोन है वो कहता है कि चलो हमने ये स्टेट बना ली, प्लेटो से कहता है। एरिस्टोटल जो सुकरात है उससे कहता है कि हमने ये स्टेट बना दी, लेकिन इस स्टेट को बनाना क्यों है, क्यों गार्डियन किंग्स हमें रूल करें, क्यों एक्सिलरीज रूल नहीं कर सकते, क्यों जो आम जनता है वो हमें जो है वो सियासत में नहीं आ सकती, क्यों, ऐसा क्यों है। हत्ता कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है हर कोई जो है सियासत में आ सकता है और जो है झूठ झूठ बोल के सब कुछ करके आ सकता है। तो सुकरात कहता है चलो मैं आपको जो है एक एल्गोरी बताता हूँ। वो कहता है कि कुछ लोग थे, बचपन से उन्हें जो है एक केव के अंदर रखा गया था, मतलब एक गार के अंदर रखा गया था, और उनके जो सर थे, मतलब उनका जो मुंह था, एक दीवार की तरफ था। उस दीवार के ऊपर साए पड़ते थे, वो साए
इस वजह से पढ़ते थे क्योंकि वहाँ से जो पीछे गाड़ के पीछे जो है वहाँ से लोग जाते थे और वहाँ पे आग लग रही होती थी, जो वो कुछ सामान लेके जाते थे तो उनका साया पड़ता था। तो वो लोग जो है उसी को सच्चाई मान लेते हैं, वो कहते हैं कि यही दुनिया है, बाहर की दुनिया कोई दुनिया नहीं है। अब गलती से जो है जब उनकी पूरी ज़िंदगी वहीं गुजरती है तो जब वक्त आता है एक शख्स की जो जंजीर है वो टूट जाती है, वो शख्स की जंजीरें टूटती है तो वो बाहर जाके जो है बाहर देखने चले जाता है, बोलता है अब तो जंजीरें टूट गई, बाहर जाके देखता हूँ क्या है। वो बाहर जाता है और वो चांद को देखता है, सूरज को देखता है, इमारतों को देखता है, लोगों को देखता है। वो एकदम जो है कहता हुआ जो है भागता हुआ आता है कि हम तो पागल है, उनसे कहता है बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। तो जो केव के अंदर, जो गार के अंदर लोग थे वो उसे मारना पीटना शुरू कर देते और कहते कि हमने कहा था तुम्हें, बाहर जाओगे तो तुम मर जाओगे, बाहर जाओगे तो तुम पागल हो जाओगे, हमने कहा था लेकिन तुमने नहीं मानी हमारी, तुम बाहर गए और देखो ये तुम्हारा हाल है। उसमें से एक बंदा बोलते इसे मार दो, ये पागल हो चुका है, ये हमें भी पागल कर देगा। तो प्लेटो अपनी बुक के अंदर लिखता है सोक्रात के डायलॉग पे, तो सोक्रात कहता है ग्लूकोन से यही वजह है कि सिर्फ गार्डियन हमें रूल कर सकते हैं, क्योंकि गार्डियन जो है वो अकेले बैठेगा, वो बाहर किसी से बात नहीं करेगा ज़्यादा, वो किताबें पढ़ेगा, पोइट्री हिस्ट्री सब कुछ पढ़ेगा, वो इंटेलेक्चुअली विजडम जो है इल्म हासिल करेगा। और जो शख्स इल्म हासिल करता है तो उस शख्स को जो है सच्चाई दिखना शुरू हो जाती है। और जब शख्सियत के अंदर जो है सच्चाई देखने का फ़न आ जाए, एक शख्सियत है उसके अंदर, एक पर्सन है उसके अंदर जो है सच्चाई देखने का जो है उसको पता चल जाता है कि ये क्या है, ये जो है सच्चाई है, ये झूठ है, उसे ये आ जाए तो वो शख्स जो है फिर अपने ख्वाहिशात के ऊपर काबू पाता है। वो फिर अपने लिए जो है फ़ैसले नहीं करता, वो पूरी कौम के लिए फ़ैसले करता है। वो सिर्फ अपने लिए जो है अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं करता, वो पूरी कौम के लिए उसको जो काम दिए है कि कौम की रक्षा करना और कौम के लिए कुछ करना हो, फिर पूरी कौम के लिए करता है। तो इसी वजह से जो है गार्डियन किंग्स होंगे जो है उस शहर को, उस कंट्री को, उस मुल्क को जो है रूल करेंगे, उनके ऊपर सियासत करेंगे, उनको चलाएंगे। तो ये थी 7 वॉल्यूम्स ऑफ जो है द रिपब्लिक। अब 8, 9 और 10 के अंदर भी इसी तरह से बातें चलती है कि आइडियल स्टेट के अंदर अगर ये हो गया तो क्या होगा, हो गया तो क्या हो गया, अगर प्रोड्यूसर ने जो है, जो प्रोड्यूसर है, किसान है, ये लोग अगर इन लोगों ने बगावत कर दी तो क्या होगा। तो उसका भी जो है प्लेटो जवाब देता है, लिखता रहता है। तो दोस्तों ये थी द रिपब्लिक की द आइडियल स्टेट और एल्गरी ऑफ द केव, और किस तरह से ये बुक लिखी गई, क्यों लिखी गई और कैसे लिखी गई। दोस्तों हमेशा ये याद रखिए कि हर इंसान जो है उसके अंदर क्रियोसिटी होती है, उसके अंदर जो है हमारा जो दिमाग है 100% हम इसे यूज़ नहीं करते। हम इसे जो है साइकोलॉजी के हिसाब से, साइकेट्रिस्ट के हिसाब से और न्यूरो साइंस के हिसाब से हम इसे 10% से 15%, 5% यूज़ करते हैं। अगर आपको फुल पोटेंशियल चाहिए अपने दिमाग का तो आपको जो है चीज़ें खुद से सीखनी होगी, मेटा लर्निंग करनी होगी, मेटा कोग्निशन करनी होगी। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। अब जैसे कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आप अपनी बुक क्यों लिखें, क्योंकि आप जब अपनी बुक लिखते हैं तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं हूँ, मेरी उम्र 20 साल है, 20 साल का तजुर्बा है मेरे को जो है कंटेंट क्रिएटिंग का। मैंने क्या किया कि उस कंटेंट क्रिएटिंग के तजुर्बे को एक बुक के अंदर लिख दिया। अब ये बुक जो है मैंने लिख दी, अब कोई और शख्स आता है, इस बुक को लेता है और इस बुक को जो है एक हफ्ते के अंदर पढ़ देता है, कंप्लीट करता है। अब मेरी जो 20 साल की मेहनत थी, जो एक्सपीरियंस था, वो उस शख्स ने जो है सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 20 साल का एक्सपीरियंस ले लिया। तो बुक पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसका जवाब भी आपको मिल गया होगा। और बुक लिखना क्यों ज़रूरी है, क्यों अपनी लाइफ को जो है लिखना है, कि क्या सीखा आपने, क्यों सीखा, कैसे सीखा और क्या मुश्किलात आई। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको जो है मेटा लर्निंग, मेटा कोग्निशन और बहुत से साइकोलॉजिस्ट वीडियो के, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मेरी साइकोलॉजी के ऊपर होने वाली है, इसमें से कोई भी टॉपिक आपको पसंद है, आप चाहते हैं कि उसके ऊपर वीडियो बने, तो आप फील फ्री कमेंट कीजिए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।